नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शंकर मैथ क्लासेस अयोध्या में। तो अभी तक हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे। हमने अपनी तरफ से चक्रवृद्धि ब्याज के लगभग सवाल कंप्लीट किए। आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जो है मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं बता दूं, पहले आपको एक पूरा डायरेक्शन दिखा दूं कि मैं किस दिशा में आपको ले जाऊंगा और कैसे पढ़ाऊंगा, यानी कैसे मैं आपको सिखाने वाला हूं उसकी आपसे हम चर्चा करेंगे। तो आपको क्षेत्रमिति पढ़ने से पहले मैं इधर देखो, मैं दो पार्ट में इसको बांट दे रहा हूं। पहले आप देख पा रहे हो, मुझे सुन भी पा रहे हैं, तो मैं इसको दो पार्ट में बांट दूं तो आप कहोगे दो पार्ट में जो पहला होगा उसे हम लोग 2D कहते हैं और दूसरे पार्ट को हम लोग 3D कहते हैं। 2D का मतलब ये होता कि ऐसी कोई भी आकृतियां जिसमें दो विमाएं सिर्फ होती हैं, यानी इसमें अगर हम बात करें तो लंबाई होगी और चौड़ाई, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ, यानी लंबाई और चौड़ाई दो ही विमाएं होती हैं, उसे द्विविमीय आकृति कहते हैं। यदि लंबाई और चौड़ाई और इसके साथ साथ ऊंचाई भी हो जाए तो ऐसी आकृतियां हम त्रिविमीय आकृति में यानी 3D में रखते हैं। दो विमीय आकृति के सबसे पहले मेंसुरेशन में दो विमीय पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में हम लोग त्रिविमीय पढ़ेंगे। दो विमीय में क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बता दूं। पहली बात तो हम ये पढ़ेंगे, सबसे पहला जो पार्ट है वो त्रिभुज है, दूसरा वाला जो पार्ट है वो चतुर्भुज है, और तीसरा वाला जो पार्ट है वो समषटभुज है, और चौथा जो पार्ट है वो इसका है वृत्त। मैं इस इतने टॉपिक को मैं 2D में आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा, उसमें कोई दो बात नहीं। बस एक के बाद एक क्लास मिलेगी, एक साथ सब कुछ संभव नहीं। अब धीरे धीरे आप हम लोग चलेंगे और 3D में प्रवेश करेंगे। तो 3D में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको एक बार पूरा बायोडाटा दिखा दे रहा हूँ। पहली बात तो घन पढ़ेंगे, दूसरी बात हम लोग घनाभ पढ़ेंगे, घनाभ के बाद हम लोग बेलन पढ़ेंगे, और बेलन के बाद शंकु पढ़ेंगे, और शंकु के बाद गोला पढ़ेंगे, और गोला और इसी का एक आधा पार्ट होता है जिसे हम लोग अर्धगोला बोलते हैं, और इसके बाद इसका एक और पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम होगा छिन्नक, यानी शंकु का छिन्नक। इतनी चीजें हम लोग इसमें कंप्लीट करने वाले हैं, ये आप देख रहे हैं, यानी घन घनाभ बेलन शंकु गोला और शंकु का छिन्नक। इसमें हम लोग 2D में त्रिभुज, चतुर्भुज, समषटभुज और वृत्त, इतनी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। आप इसको जान ले कि ये चीज हम लोग पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम आपको शुरुआत करेंगे कहां से, तो सबसे पहले हम त्रिभुज से शुरुआत करेंगे, यानी त्रिभुज को एक के बाद, अब त्रिभुज में जो तीनों पार्ट पढ़ाएंगे, यानी आपको समबाहु त्रिभुज भी पढ़ाएंगे हम, इसके बाद हम लोग विषमबाहु की भी बात करेंगे, और इसमें हम लोग समद्विबाहु की भी बात करेंगे, और अगर इसके बाद हम लोग चतुर्भुज शुरू करेंगे तो चतुर्भुज में हम वर्ग की बात करेंगे, आयत की बात करेंगे, समांतर चतुर्भुज की बात करेंगे, सम चतुर्भुज की बात करेंगे, और सम चतुर्भुज के बाद में हम लोग समलंब की बात करेंगे। यानी आप ये जानिए कि चतुर्भुज में पांचों पार्ट पढ़ाएंगे आपको, एक के बाद एक क्लास मिलेगी, और त्रिभुज में तीनों पार्ट। ये चतुर्भुज कंप्लीट होने के बाद में हम लोग समषटभुज की तरफ प्रवेश करेंगे, इसके बाद वृत्त पढ़ेंगे, फिर हम लोग 3D में आएंगे। यानी वृत्त का भी एक छोटा भाई समझ लो, जो अर्धवृत्त होता है उसके बारे में अगर कोई बातें बनती है तो उसको भी हम लोग अध्ययन करेंगे। बात आई समझ में? तो आप एक रूपरेखा देख रहे होंगे कि हम किस तरह आपको पढ़ाएंगे, यानी किस तरफ आपको रोटेट करेंगे। तो आप इतनी बात आप लिख लें अगर इच्छा हो तो, अदरवाइज हम त्रिभुज से सीधे क्लास की शुरुआत करते हैं आज के इसी क्लास को। तो आप एक छोटी सी हेडिंग लगा लें, सुंदर सी त्रिभुज, और त्रिभुज के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब हम लोग त्रिभुज को कैसे कैसे पढ़ेंगे मैं फिर से बता दूं। त्रिभुज जो होता है वो दो तरीके से होता। पहला जो होता ये कोणों के आधार पर होता, दूसरा जो होता वो भुजाओं के आधार पर होता, भुजाओं के आधार पर। तो कोणों के आधार की बात हम करें तो उसमें जो होता वो न्यून कोण त्रिभुज होता, समकोण त्रिभुज होता, और फिर अधिक कोण त्रिभुज होता। लेकिन हम इसकी चर्चा इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे। जब भी ज्योमेट्री शुरू करेंगे आप ये जानिए कि ये वाला पार्ट आपको ज्योमेट्री में हम पढ़ाएंगे।
अभी हम लोग सिर्फ भुजाओं के आधार पे जो त्रिभुज है इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसके भी तीन तरह से होते, एक तो होता विषमबाहु त्रिभुज और दूसरा जो होता वो समबाहु त्रिभुज, और इसके बाद में हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज, थोड़ा मार्कर मेरा आज पतला है, आपको बहुत अच्छा नहीं दिख रहा होगा लेकिन अच्छा दिख रहा होगा, यह हम आपसे आशा करें। दरअसल मार्कर बदला हुआ है, मार्कर वो नहीं है जिससे हम लिख रहे थे, तो मार्कर बदला हुआ, आप थोड़ा कोऑपरेट करें और हम आपको बता दें। तो हम लोग आज हम लोग भुजाओं के आधार पर त्रिभुज की बात करेंगे। तो आप त्रिभुज लगा लें और भुजाओं के आधार पे पहले त्रिभुज का नाम लिख ले, विषमबाहु त्रिभुज। आप हेडिंग लगा ले विषमबाहु त्रिभुज, और विषमबाहु त्रिभुज में हम आपको आकृति बना के दिखा रहे हैं। इसके बाद हम बता रहे हैं कि विषमबाहु त्रिभुज में क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाती है, किसके बारे में आपको अध्ययन करना होगा। तो ऐसा कोई भी त्रिभुज, सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रिभुज होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। यानी ऐसी कोई भी आकृति हो जिसमें तीन भुजाएं हो और तीनों तरफ से बंद हो, तो उसको हम लोग कहेंगे त्रिभुज। मैं कह दूं कोई त्रिभुज मेरे पास ABC है, अगर ये त्रिभुज है, मैं इसके सामने की भुजा मान लू ये इकाई का है, अगर मैं B के सामने की भुजा मान लू ये B इकाई का है, और C के सामने की भुजा में मान लू ये C इकाई का है, तो ये एक विषमबाहु त्रिभुज बनेगा। चूंकि विषमबाहु का मतलब ये होता कि विषम मतलब बराबर ना हो, विषम हो, और बाहु माने भुजाएं, त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर ना हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते। या आप ऐसा कह सकते कि कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं भिन्न भिन्न हो, तो उसे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते। तो ये देखो, मैं इसको A सेंटीमीटर माना, इसको B माना, इसको C, यानी A इकाई, B इकाई, C इकाई, कुछ भी आप मान सकते। तो ये एक विषमबाहु त्रिभुज बना। अब इसमें बात क्या क्या होती, पहले जो पॉइंट पूछा जाता परिमाप के बारे में आपको पता होना चाहिए कि परिमाप क्या होता। तो परिमाप किसी भी आकृति का यदि परिमाप की बात की जाए तो उस आकृति के चारों तरफ एक चक्कर लगा लिया जाए तो उसका परिमाप होता है। यानी अगर मैं इस कोने से चलना स्टार्ट करूं तो इधर की तरफ चलूं, यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ चलूंगा, फिर यहाँ से यहाँ चलूंगा, यानी एक चक्कर में मैं A इकाई इधर चलूंगा, B इधर चलूंगा और C इधर चलूंगा। यानी टोटल को जोड़ दिया जाए तो एक बार ये चला, फिर मैंने B चला, फिर हमने C चला, यानी परिमाप जो हो गया वो क्या हो गया, A प्लस B प्लस C। इसका अर्ध परिमाप होता है, यानी परिमाप का आधा, जिसे हम लोग अर्ध परिमाप बोलते हैं। अर्ध परिमाप यानी सेमी पैरीमीटर, यानी पैरीमीटर ऊपर वाला होता, पैरीमीटर माने परिमाप, और सेमी पैरीमीटर माने अर्ध परिमाप होता। यह परिमाप इसको S से डिनोट करते हैं हम लोग। तो S बराबर परिमाप का आधा A प्लस B प्लस C अपान ने 2, यानी जो S की वैल्यू होती वो तीनों भुजाओं को जोड़कर उसका आधा किया जाता, वो उसका अर्ध परिमाप होता। अब इसके बाद इसमें आता है क्षेत्रफल, यानी जो क्षेत्रफल होता वो क्या होता। तो क्षेत्रफल के लिए आप इसको जानते रहे, ये विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है, होता है S फिर S माइनस A, यानी जो अर्ध परिमाप होगा उसको हम लोग लिखते, फिर अर्ध परिमाप में से पहली भुजा घटाते, फिर दूसरी घटाते, फिर तीसरी घटाते, और सबको अंडर रूट के अंदर लिखते, यानी S माइनस B और फिर S माइनस C। ये इसका क्या होता, तो ये इसका क्षेत्रफल होता। इतनी बात अपनी कॉपी में इस आकृति को बनाकर इसी तरह सेम सेम लिख ले, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और इसमें दो बातें और हैं, मैं उसको भी आपको बता दूं, आप जल्दी से इसे लिख ले तो फिर मैं आगे बढ़ूं। अब देखिए इसमें दो बातें और होती। मैंने पहली बात आपको क्या बताया, पहला तो मैंने आपको परिमाप बताया, यानी P की वैल्यू बताई, A प्लस B प्लस C होता। दूसरी बात अर्ध परिमाप यानी S की वैल्यू बताई, और A प्लस B प्लस C बाई 2 होता। और तीसरी चीज मैंने आपको इसका एरिया बताया, यानी क्षेत्रफल क्या होता। तो ये अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C, यानी पहले हम लोग अर्ध परिमाप को लिखते, फिर अर्ध परिमाप में से पहली भुजा घटाते, फिर अर्ध परिमाप में से दूसरी घटाते, फिर तीसरी घटाते, और सबको अंडर रूट के अंदर लिख देते। ये तीन चीजें हमने आपको बताया। अब इसके बाद जरूरी चीजें क्या हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करें।
देखो जरूरी चीजें ये हैं कि अगर ये त्रिभुज है, इसके अंदर कोई हम लोग वृत्त बना दें, ऐसा कोई वृत्त बनाए जो इसके भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाए। ये देखो थोड़ा आकृति है, मार्कर से अच्छा नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप इसे समझने का प्रयास करें। अगर कोई ये वृत्त है इसके अंदर बना हुआ है तो इसको हम लोग कहते हैं अंतःवृत्त, क्योंकि अंदर बनता है, यानी इन सर्किल, यानी अंतःवृत्त बनता है। और जिसलिए इसलिए इसको अंतःवृत्त करते क्योंकि अंदर अंदर बनता है और तीनों भुजाओं को स्पर्श भी करेगा, तो इसे हम लोग अंतःवृत्त बोलते हैं। अगर ये वृत्त है तो इसकी कुछ रेडियस होगी जिसका मान हम लोग r कह दें, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या r बराबर क्या होती, अगर मैं कह दूं, यहां देखो इसको मिटाल के लिख रहा हूं, अंतःवृत्त बना, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या ये क्या होता, ये r बराबर क्या होता, तो r बराबर होता डेल्टा बाई एस। अब इसको आप ये समझने का प्रयास करो डेल्टा क्या होता। डेल्टा का मतलब ये होता है, जहां डेल्टा लिख लो आप नीचे से, जहां डेल्टा त्रिभुज का क्षेत्रफल है, क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और यस क्या है, तो आप कहोगे यस जो है वो अर्ध परिमाप है, यानी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा है, अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल से उस त्रिभुज के क्षेत्रफल को उसके अर्ध परिमाप से भाग दे देते तो हमको अंतःवृत्त की त्रिज्या प्राप्त होती। इसको आप नोट करके लिख लीजिए, जरूरी है आपके लिए, यानी यहां से भी सवाल आपके लिए बनेंगे। अगर मैं ऐसा कोई वृत्त बना दूं जो इसको शीर्षों को स्पर्श करता हुआ निकल जाए, ऐसे शीर्षों को स्पर्श करे, तो इसको हम लोग परवृत्त बोलते, परवृत्त बोलते कि ऐसा कोई भी वृत्त जो सभी शीर्षों से होकर जाए तो इसे हम लोग परवृत्त बोलते। यानी जब परवृत्त बनेगी तो इसकी भी कोई रेडियस होगी, मान लेते ये सेंटर है तो इसकी ये रेडियस होगी, मैं कैपिटल आर मान लूं, तो आप ये कह सकते हो कि परवृत्त की त्रिज्या, परवृत्त की त्रिज्या तो ये होता है ए बी सी अपान 4 डेल्टा। अब फिर वही कंडीशन, ए बी सी क्या है, तो ए बी सी ये भुजाएं हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी सी भुजाएं हैं, और 4 इसकी वैल्यू है, यानी 4 एक नंबर है, और डेल्टा क्या है, तो डेल्टा त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यानी तीनों भुजाओं को गुणा करके और त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4 गुना करके यदि भाग कर दें तो हमको परवृत्त की त्रिज्या निकल के आती। इसको आप कैपिटल आर लिख लो, यानी परवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर ए बी सी अपान 4 डेल्टा हो। इतनी बात आप लिख लें। ये जो बातें हैं ये आपको केवल विषमबाहु त्रिभुज के लिए मैं बता रहा हूं, बाकी अप्लाई आप समबाहु में भी कर सकते, समद्विबाहु में भी कर सकते, उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ आया ना। तो आप इसे लिख ले, तो मैं दूसरे तरफ जल्दी से बढ़ूं, जल्दी से आप इसे लिखें। अब दूसरे त्रिभुज की हम लोग बात करेंगे जिसका नाम समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इस सवाल आपको सब एक साथ ही करवा देंगे, पहले आप फार्मूले पे एक नजर डाल लें, क्योंकि मेंसुरेशन पढ़ना तो बिना फार्मूले के संभव नहीं है, आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। इसलिए हम ये कह रहे हैं पहले एक बार फार्मूले पे नजर डाल लेते, फिर हम एक एक करके सवाल सब पे करवा देते, यानी किस पे किस तरह से सवाल बनता। तो ये देखो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु मतलब सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों तो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मैं यहाँ पे आकृति बना दिया, मैं कह दिया ये भुजा और ये, यानी ए बी और ए सी भुजाएं आपस में बराबर हैं, जिसकी लंबाई मैंने ए और ए माना, और बीसी लंबाई बीसी भुजा जो है बराबर नहीं है, उसको हम लोगों ने बी माना। यानी आप ये कह सकते हैं जो समान भुजा है वो हमारी क्या है, समान मतलब बराबर भुजा, वो क्या है, तो आप कहोगे मैं कह दूं ए है, और असमान भुजा जो है वो कितनी है, तो आप कहोगे असमान भुजा जो है वो बी है। बात कुछ समझ आ रही ना। अब अगर इसकी बात करें तो इसमें बहुत सारी चीजें नहीं होती, बहुत छोटी छोटी बातें आपको जाननी है। फिर वही बात की परिमाप, सबसे पहले क्या परिमाप, तो परिमाप मैंने कहा कि एक बार चक्कर लगा लीजिए, तो यहां से यहां तक लगाओगे तो बी, फिर ऊपर जाओगे ए, फिर इधर आओगे तो फिर ए, यानी 2 बार ए का चक्कर लगाए, एक बार बी का, यानी 2a प्लस बी, ये इसका परिमाप हो गया। अगर मैं कह दूं कि इसकी दूसरी बात, इसमें एक चीज और जान लीजिए, मैं पिछली भी त्रिभुज में बता दूंगा, इसकी ये ऊंचाई होती, इसके लिए ऊंचाई के लिए स्पेशल फार्मूला होता, उसको मैं बता दूं। ऊंचाई अगर सम्मुख भुजा पे लंब है तो उसी को ऊंचाई कहते हैं, ऊंचाई h होती।
अगर मैं h की बात करूं यानी ऊंचाई, हाइट, h बराबर क्या होता, तो वो होता 1/2 अंडर रूट 4a² माइनस b², जहां a जो है वो समान भुजा है, b जो है वो असमान भुजा है। अगर मैं बताऊं कि क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल होता b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, बिना इसके सवाल तो नहीं हो पाएंगे, इसलिए आपको इसको थोड़ा 2-4 बार लिख करके याद करना पड़ेगा ताकि आपको याद रहे सवाल, यानी वे फार्मूले, बिना फार्मूले के कोई काम नहीं होगा। इतनी बात लिखें तो फिर मैं आगे बढ़ूं, आप ये समझ सकते परिमाप क्या होगा, तो आप कहोगे 2a प्लस b। अगर मैं ऊंचाई की बात करूंगा तो 1/2 अंडर रूट में 4a² माइनस b²। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b² होता। इतनी चीज आप लिख लें तो फिर मैं आगे बढ़ूं, आप थोड़ा जल्दी करें ताकि मैं अपनी पूरी बात आपको बता सकूं। अब देखो अगला जो पार्ट है वो है समबाहु त्रिभुज, इसका मैं बता दूं, यानी तीनों त्रिभुजों के मैं एक बार फार्मूले नजर पड़ जाए आपकी, यानी सारे फार्मूले पे, इसके बाद आपको सवाल हो जाएंगे। थोड़ा आप पेशेंस बना के रखें, मैं सवाल भी आपको करवाऊंगा कि कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, केवल फार्मूले से काम नहीं चलेगा। तो आप ये देखिए समबाहु त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज, सम माने बाहु, सम माने बराबर, बाहु माने भुजाएं, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। तो आप बताइए कि अगर मैं AB की बात करूं तो मैं कह दूं A है तो AC भी A होगा और BC भी A होगा, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए आप ये कह सकते AB बराबर होगा BC के और BC बराबर होगा CA के, यानी AB बराबर BC और बराबर होगा CA के। ये तीनों आपस में बराबर है, मैं तीनों को कह दूं A यूनिट का मान लेता हूं। तो अब यहाँ से क्या क्या बातें निकल के आती, पहली बात फिर से वही बात, अगर परिमाप की बात कही जाए तो आप कहोगे एक चक्कर लगा ले, यहाँ से A फिर से A, यानी 3 बार A को चले यानी 3A हो गया। अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं, अगर ये h है तो h की बात करूं ऊंचाई, तो ऊंचाई होता अंडर रूट 3/2 इंटू A। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो एरिया जो होता वो अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर होता। ए क्या है तो आप कहोगे भुजा, ए बराबर क्या है तो आप कहोगे ये क्या है, ये भुजा है। यानी आप ये कह सकते परिमाप जो होता 3 गुणे भुजा होता, ऊंचाई जो होता अंडर रूट 3/2 गुणे भुजा होता, और क्षेत्रफल जो होता वो अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर होता। ये इतनी बात आपको बहुत जरूरी है। दो बातें और भी मैं आपको बता दे रहा हूं, उसको भी आप जान लें ताकि ये बात कंप्लीट हो जाए कि आप फार्मूलों पे एक नजर गड़ा लिए, ताकि आपको सवाल करने में आसानी हो जाए। तो आप इसे लिख चुके होंगे, मैं ये आशा करूं, तो आप इसे जल्दी से लिखे तो फिर मैं आगे बढ़ूं और आपको बताऊं। अब आप देखिए मैं ऐसा कोई भी त्रिभुज बनाऊं जो समबाहु है और उस समबाहु त्रिभुज के शीर्षों से एक वृत्त बनाने का प्रयास करूं, तो उस वृत्त को हम लोग, फिर मैं बता दूं, उसको हम लोग परवृत्त बोलते। अगर परवृत्त बोलते तो परवृत्त की जो त्रिज्या होती है उसको आप जानते रहे ताकि आपके लिए उत्तर निकालने में और आसानी हो। यानी परवृत्त की त्रिज्या r बराबर होती है a/√3। अगर मैं कह दूं इसको मैं अंतःवृत्त बनाऊं, यानी अंदर से कोई एक वृत्त बनाऊं जो भुजाओं को स्पर्श करे, आप ये जान लीजिए कि जो परवृत्त होता वो शीर्षों को स्पर्श करता और जो अंतःवृत्त होता वो भुजाओं को स्पर्श करता, यही इसमें अंतर है। अगर मैं कह दूं इसकी त्रिज्या स्मॉल r है, चूंकि इसको मैं कैपिटल R मान चुका हूं, तो अंतःवृत्त अगर बनेगा तो अंतःवृत्त की त्रिज्या जो स्मॉल r होगी वो होता परवृत्त के त्रिज्या की आधी होती, यानी a/2√3 होती। बात आई समझ? तो इतनी बात आप लिख लें और इसको आप जानते रहें, ये फार्मूले से ही हम लोग त्रिभुज के सारे सवाल निपटाने वाले हैं। यानी आपको ये मैं बता दूं कि त्रिभुज के जितने भी सवाल बनेंगे इनसे हम लोग उनको फतेह करें। तो आपको मैंने ये चीज बताया कि जो त्रिभुज होता उसमें कितनी बातें होती, क्या क्या चीजें होती, उसको मैं एक नजर में आपको मैं बताने का प्रयास किया। मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूं, आप इसे समझ भी पा रहे हैं, ये मैं आशा करूं। तो फिर मैं सवाल भी अगली क्लास में आपको करवा दूंगा कि त्रिभुज के कितने सवाल बनते, उसकी मैं चर्चा अगली क्लास में कर लूंगा। बात आई समझ? तो आप इसे लिख लें और इसे एक बार देखें, अपने लोगों तक पहुंचाएं और मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का आपको प्रयास करूंगा। ठीक है,
आप इसे लिखें। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री राम।